दबे कुचले लोग अपनी आवाज उठाने से भी डरते थे। उनके राइट्स छीने जाते थे। सोसाइटी को एक नई दिशा दिखाने आया था। वो महापुरुष थे ज्योतिबा फुले। जाने वाले अत्याचारों ने उनके मन को झकझोर दिया आया कि कैसे सदियों से दलितों और पिछड़ों को गुलाम बनाकर रखने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने पहली बार जाति व्यवस्था की बुराइयों को समझना शुरू किया। इस किताब में उन्होंने शूद्रों और अछूतों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने समाज से अपील की कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। उन्होंने बताया कि कैसे इन वर्गों के लोगों को इंसान तक नहीं समझ, इन्हें गंदे नाले साफ करने, जानवरों की खाल उतारने जैसे घृणित काम करने पड़ते। चाहते थे कि ये वर्ग भी PIH लिखकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। उन्होंने किसानों, मजदूरों और महिलाओं को संगठित होकर अपने हक के लिए लड़ने का संदेश दिया। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें जातिवाद, छुआछूत और हर तरह के भेदभाव के खिलाफ लड़ना। आइए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के इस सफर को। गुलामगिरी, ज्योतिराव और ढोंडेराव। परिच्छेद 15। सरकारी शिक्षा विभाग, म्यूनिसिपालिटी, दक्षिण प्राइस कमेटी और ब्राह्मण अखबार वालों की एकता तथा शूद्रों अछूतों के बच्चों ने लिखना पढ़ना नहीं सीखना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा रचाए गए षड्यंत्र आदि के संबंध में। सरकारी बुनियादी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी गुलाबी बेईमानी करते हैं, इसका क्या मतलब है? फिलहाल जिस किताब की वजह से ब्राह्मणों के सभी धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में, साहित्य में जो बेईमानीपूर्ण बातें लिखी गई हैं, उसका रहस्य खुल जाएगा और उनके पूर्वजों का भंडाफोड़ होगा, उनकी बेइज्जती होगी। इस बात से वे लोग भयग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने अपनी भोली भाली सरकार को कभी कभी अकेले में मिलकर और कभी कभी अखबारों के द्वारा तरह तरह की गुलाबी रंगीन मसलने देकर उनके अधिकार में जितनी सरकारी पाठशालाएं हैं, उन सभी में सरकारी बुनियादी शिक्षा विभाग द्वारा उस किताब पर बहिष्कार घोषित कर दिया गया। अरे, यदि ऐसे प्रगत युग में उनके शिष्य कहलाने वाली सरकार ने 4 स्वार्थी तथाकथित प्रगत ब्राह्मणों की गुलाबी दलीलें सुनकर तमाम सरकारी शिक्षा विभाग से उस तरह की महत्वपूर्ण किताब को पाठ्यक्रम से निकाल बाहर किया, तब हम क्या कहें? पहले के जमाने में किन्हीं अज्ञानी अधिकारियों ने 4 धर्मभ्रष्ट पाखंडी पुरोहितों के आग्रह के खातिर उस तरह का उपदेश देने वाले उपदेशक को सूली पर चढ़ा दिया था। इसलिए ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की, उनके धर्मशास्त्रों की पोल खोलने वाली किताब को स्कूलों के पाठ्यक्रम से बहिष्कृत कर दिया। तब हमें भी क्यों आश्चर्य लगना चाहिए? तात, लेकिन इसमें सरकार का क्या दोष है? इसके बारे में जरा समझाइए। इस बात को हम कैसे माने कि इसमें सरकार का कुछ भी दोष नहीं है? क्योंकि सरकार ने जिन तथाकथित प्रगत ब्राह्मणों की दलील पर उस तरह के सत्य को कहने वाली किताब को स्कूलों के पाठ्यक्रम से निकाल बाहर किया, तब फिर उस किताब का विरोध करने वाले लोगों ने तैयार की हुई किताबें सरकारी शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों के अभ्यासक्रमों में लगवाकर फिर उन्हीं लोगों को ही शूद्रों के स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त करना, क्या यह उचित है? चूंकि इसके बारे में सोच विचार करने के बाद यह सिद्ध होता है कि कल तक उस किताब को जिन प्रतिवादियों ने सरकारी शिक्षा विभाग से बहिष्कृत करवाया, उन्हीं लोगों ने तैयार की हुई सभी नई किताबें शिक्षा विभाग से बहिष्कृत करने की बजाय सरकार उनको अनुदान, बख्शीश स्वरूप बड़ी बड़ी रकमें देकर उन लोगों को ही सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति करके उनको उस पवित्र किताब के विरुद्ध शूद्रों को मुंह से उपदेश देने का अवसर क्यों दे रही है? इसलिए यदि हमारी भोली भाली सरकार द्वारा उस पवित्र किताब की तरह ही सरकारी शिक्षा विभाग के उन सभी प्रतिवादियों को उनकी किताबों के साथ निकालना बाहर करना संभव न हो, तो हमारी सरकार को कृपया सभी शिक्षा विभाग एक साथ बंद कर देने चाहिए, जिससे ये लोग अपने अपने घरों में जाकर आराम से बैठ जाएंगे और कम से कम यह होगा कि हम शूद्रों पर जो करों का बोझ लदता जाता है वह कम हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा विभाग के एक प्रमुख ब्राह्मण कर्मचारी को हर साल कम से कम 7,000 रुपया तनख्वाह देनी पड़ती है। अब सुल्तानी रही नहीं, किंतु आसमानी मेहर हुई। तब बताइए कि इतनी रकम तैयार करने के लिए शूद्रों के कितने परिवारों को 1 साल तक दिन रात खेतों में जुटे रहना पड़ता होगा। कम से कम 1,000 शूद्र परिवार इसमें जुटते ही होंगे। दूसरी बात, इस मुआवजे के प्रमाण पत्र में इस बृहस्पति ब्राह्मण
से शूद्रों को सही में कुछ लाभ भी होता है? अरे, हर दिन 4 पैसा कमाने वाले शूद्र मजदूरों को चिलचिलाती धूप में सूरज के निकलने के समय से लेकर सूरज के डूबने तक सड़क पर मिट्टी की टोकरियां सर पर ढोनी पड़ती हैं। उस बेचारे को कहीं बाहर जाने के लिए एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती और हर दिन बिना काम किए, बगैर शारीरिक श्रम के हर दिन 20 रुपया मिलने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों को स्कूलों में खुली जगह पर कुर्सी में बैठने का काम करना पड़ता है। वे लोग म्यूनिसिपैलिटी के मेहमान बनकर हर दिन सुबह और शाम को धूप गर्मी का माहौल समाप्त हो जाने के बाद बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके बाहर घूमने के लिए निकलने का उद्देश्य यही होता है कि इन्होंने अपने सभी परिचितों से मेल मिलाप के लिए जाना चाहिए। इसलिए वे लोग बड़े सजधज के बड़े नखरे में घोड़े की गाड़ी में सवार होकर शहर के रास्तों पर लोगों की दहलीज खलिहान देखकर अपनी अकड़ दिखाते रहते हैं। लेकिन उनको यह सब अकड़ दिखाने के लिए फुर्सत कहाँ से मिल जाती है? अरे, उन्होंने शहर के लोगों को अभी तक यह नहीं बताया कि शिक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन उनको अपना इस तरह का नखरा दिखाते हुए शहर की सड़कों पर घूमने में बड़ा मजा आता है, बड़ा गौरव लगता है। लेकिन फिर मिशनरियों का हर माह 10 रुपया पाने वाला उपदेशक इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों से 1000 गुना अच्छा है। ये लोग उन मिशनरी उपदेशकों के पांव के धूल की भी बराबरी करने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस शहर में वहु ख्रिस्ती मिशनरी उपदेशक रहता है, उस शहर के सभी छोटे बड़ों को यह मालूम रहता है कि वह एक धर्मोपदेशक है। किंतु यह ब्राह्मण शिक्षक जिस मकान में रहता है, उस मकान के नीचे के मकान में रहने वाले किराएदार को भी मालूम नहीं रहता है कि यह कौन तीसमार्खा है। अरे, यह ब्राह्मण शिक्षक अपने ऊपर वाले यूरोपियन कर्मचारी के पास हर दिन इधर उधर की 4 गप लगाकर मन चाहे तब घंटा 2 घंटा स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर उनको साल में 2-4 लिखित रिपोर्ट कर देता है। मतलब उसका काम हो गया। और ऐसे लोगों को ही 4 पढ़े लिखे लोग ईमानदार नौकर और देशभक्त कहते हैं। अरे, इन बिकाऊ ब्राह्मण नौकरों ने आज तक शिक्षा विभाग के लाखों रुपए खा लिए हैं। लेकिन सच कहता हूं, उनके हाथों में से न तो किसी अछूत को शिक्षा मिली और न शूद्रों को। उन्होंने उनमें से किसी एक को भी आज तक म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं बनाया। इससे अब तुम ही सोचो कि इस शिक्षा विभाग में जितने ब्राह्मण कर्मचारी हैं, वे सभी वफादार नौकर अपने देश के अज्ञानी अछूतों के प्रति कितनी हमदर्दी दिखाते हैं। इतना ही नहीं, ये देशभक्त म्यूनिसिपैलिटी में मुख्य अधिकारी होने पर भी उन्होंने पिछले साल के पानी के अकाल में अछूतों को पीने के लिए सरकारी बावड़ी का पानी लेने में कोई मदद नहीं की। इसलिए अछूतों का म्यूनिसिपैलिटी में सदस्य होना कितना आवश्यक है, इसके बारे में अब तुम ही सोच सकते हो। तात, आपका कहना एकदम सच है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। किंतु मैंने सुना है कि म्यूनिसिपैलिटी फिलहाल शूद्रों में से कई सदस्य इतने विद्वान हैं कि वे अपना मत देते समय अरे गोविंदा कहलाने वाले यंत्र की तरह अपनी गर्दन हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। क्योंकि वहां खुद के हस्ताक्षर करने वालों की ही पहले कमी, फिर वहां शेष सभी इन्हें गिने पूज्य कहे जाने वाले लोग रहे। फिर ऐसे शूद्र सदस्यों की कमेटी में कुर्सी पर बैठकर अपनी गर्दन हिलाकर हस्ताक्षर करने योग्य कुछ लोग क्या अछूतों में मिल जाएंगे? ऐसे शूद्र सदस्यों से भी कई गुना अच्छी तरह लिखने बोलने वाले कई अछूत लोग मिलेंगे। लेकिन ब्राह्मणों के स्वार्थी, नकली, पाखंडी धर्म ग्रंथों, धर्म शास्त्रों की वजह से सभी अछूतों को छूना पाप समझा गया, जिसकी वजह से स्वाभाविक रूप से उन बेचारों को शूद्र सदस्यों की तरह सभी लोगों में मिलजुल कर अमीर होने की सुविधा कहाँ उपलब्ध हो सकती है। उनको आज भी गधों पर बोझ लादकर अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। तात, सभी जातियों का अलग अलग संख्या प्रमाण देखने से म्यूनिसिपैलिटी में विशेष रूप से किस जाति के सदस्यों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है? ब्राह्मण जाति की। तात, इसीलिए इस म्यूनिसिपैलिटी में बेगारियों को और भंगियों को छोड़कर ब्राह्मण कर्मचारियों की ही संख्या ज्यादा है। इनमें से कुछ जल प्रदाय विभाग में काम करने वाले ब्राह्मण कर्मचारी थे। वे भयंकर गर्मी के दिनों में अपने जाति के ब्राह्मणों के सभी घरों के टाकियों, हौद में मन चाहे उतना पानी भर देते थे।
और उस पानी का उपयोग वहां के इर्द गिर्द के सभी पड़ोसी ब्राह्मणों को धोती पड़े बर्तन आदि धोने के लिए होता था और ढेर सारा पानी व्यर्थ में बहता था। लेकिन जहां जहां गरीबों की बस्तियां, जिन जिन मोहल्लों में गरीब शूद्रों की बस्तियां हैं, उन सभी मोहल्लों की टाकियों में हौद दोपहर के बाद भी पानी की बूंद भी नहीं गिरती थी। दोपहर में राह चलते राहगीर को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी वहां मिलना भी दरकिनार। फिर वहां के लोगों को कपड़ा लत्ता धोने के लिए, बाल बच्चों सहित सभी को नहाने के लिए पानी कहां से मिलेगा। इसके अलावा ब्राह्मणों की बस्तियों में नई टंकियां कितनी बनाई गईं और जूनागंज, पेठ, मंडी आदि मोहल्लों के लोगों ने कई सालों से मांग की थी कि उनके मोहल्ले में पानी की टंकी बनवाई जाए, लेकिन म्यूनिसिपालिटी ने उनकी बात पर, उनके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां ब्राह्मण सदस्यों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन बेचारे गरीबों की कई वर्षों तक कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। लेकिन अंत में मतलब पिछले साल जब पानी का अकाल पड़ा, तब मिठगंज के महार मातंगों ने काले हौद को छूकर वहां से पानी भरना शुरू कर दिया। तब कहीं उस म्यूनिसिपालिटी को होश आया और उसने इन लोगों की ओर ध्यान दिया। इस म्यूनिसिपालिटी ने इतना बेलगामी खर्च उस काम पर किया कि वह उस म्यूनिसिपालिटी के मुखिया की समझबूझ को और उसके हालात को शोभा ही नहीं देता। छोड़िए इन बातों को, लेकिन म्यूनिसिपालिटी में इतनी बेबंदशाही होने पर भी उसके बारे में मराठी अखबारों के पत्रकार सरकार को क्यों आगाह नहीं कर रहे हैं? अरे, सभी मराठी अखबारों के संपादक ब्राह्मण होने की वजह से उनको अपने जाति के लोगों के विरुद्ध लिखने के लिए हाथ नहीं चल रहा है। जब यूरोपियन मुखिया था, उस समय वह सभी ब्राह्मणों की चतुराई चलने नहीं देता था। उस समय सभी ब्राह्मण संगठित होकर उन पर यह आरोप करने लगते थे कि उनके ऐसा करने से हम सभी प्रजा का इस तरह से नुकसान हुआ है। इस प्रकार इन ब्राह्मणों द्वारा उनके विरुद्ध इस तरह गलत सलत अफवाहें फैलाकर उनको इतना त्रस्त कर देते थे कि उनको अपने मुखिया पद का राजीनामा देने के लिए मजबूर होना पड़ता था और वे आगे इस म्यूनिसिपालिटी का नाम लेना भी छोड़ देते थे। लेकिन अपनी दयालु सरकार भी उन सभी ब्राह्मणी मतलबी अखबारों की बात को सुनकर के उन खबरों को सच मानकर के कह देती थी कि उस लेख में सभी शूद्रों और अछूतों की बातें व्यक्त हो गई हैं। लेकिन ऐसा समझने में हमारी भोली भाली सरकार की बहुत बड़ी गलती है। उसको इतना भी मालूम नहीं कि सभी ब्राह्मण अखबार वालों की और शूद्र तथा अछूतों की जन्म जन्म में एक बार भी ऐसे काम में मुलाकात नहीं होती। उनमें से अधिकांश ऐसे अछूत हैं जिनको यही नहीं मालूम कि आखिर अखबार किस बला का नाम है, सियाल या कुत्ता या बंदर, यह सब कुछ भी मालूम नहीं। फिर ऐसे अपरिचित अनजान अछूतों के विचार इन सभी मांगलिक अखबारों को कहां से और कैसे मालूम होते हैं? उन्होंने सरकार की मजाक करके अनपढ़ लोगों के दिलों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनके प्रति झूठी हमदर्दी दिखाकर अपने पेट पालने के लिए उन्होंने इस तरह का नया तरीका खोज निकाला है। यदि ऐसा न कहें, तब तमाम सरकारी विभागों में ब्राह्मण जाति के कर्मचारियों को ही भर्ती होने की वजह से सभी शूद्रों और अछूतों का भयंकर नुकसान हो रहा है। लेकिन उनको इसके बारे में जांच पड़ताल करने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। इस बात को क्या हम सच मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि 7 समंदर पार लंदन शहर की रानी सरकार के मुख्य प्रधान अपने सपने में हिंदुस्तान के बारे में किस किस प्रकार की बातें बरगलाते रहे हैं, इस संबंध में छोटी मोटी खबरें अखबारों में छपती रहती हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि सब कहने के लिए उनको कहां से फुर्सत मिलती है। छोड़िए इन बातों को भी। फिर भी किसी मराठी ईसाई अखबार वाले ने यह लिखा है कि म्यूनिसिपालिटी में गरीबों को सुना नहीं जाता, उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं होती। इस तरह की खबर छपने के बाद सभी मराठी अखबारों की इस तरह की खबरें सारांश रूप में अंग्रेजी में अनुवाद करके सरकार को दिखाने का काम म्यूनिसिपालिटी के ही किसी एक ब्राह्मण सदस्य को सौंप दिया गया है। लेकिन वे लोग इस तरह की रिपोर्ट को म्यूनिसिपालिटी में अपने कंधे से कंधा मिलाकर बैठने वाले जाति भाइयों की परवाह न करते हुए उनके अपने जाति के लोगों के विरुद्ध मजमून सरकार के सामने क्या रख पाएंगे? तात, इस तरह से यदि चारों ओर सभी क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुलता होने की वजह से ही शेष सभी जाति के लोगों का नुकसान हो रहा है। इसलिए यदि आप इस संबंध में एक छोटी सी किताब लिखकर तक्षणा प्राइज कमिटी को भेज दीजिए।
मतलब उस किताब की वजह से सरकार की बंद आंखें खुल जाएगी। ब्राह्मण पंडित पुरोहित जोशी अपने मतलबी धर्म के गपोड़े से अज्ञानी शूद्रों को किस किस तरह बहकावे में लाकर फुसलाकर के खाते पीते हैं, और ईसाई मिशनरी अपने निस्वार्थ धर्म की सहायता से अज्ञानी शूद्रों को सही ज्ञान देकर उनको किस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, आदि तमाम बातों के बारे में मैंने एक छोटा सा नाटक लिखा है और सन 1855 में दक्षिणा प्राइज कमिटी को भेजा था। लेकिन वहां भी इसी प्रकार के जिद्दी ब्राह्मण सदस्यों के दुराग्रह की वजह से यूरोपियन सदस्यों की एक भी न चल सकी। तब उस कमेटी ने मेरे इस नाटक को नापसंद किया। अरे, इस दक्षिणा प्राइज कमेटी को म्यूनिसिपालिटी की ही छोटी बहन कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इस दक्षिणा प्राइज कमेटी ने शूद्रों को प्रेरित करना चाहिए था। शूद्रों को लिखने की प्रेरणा मिले इसलिए कितनी जगह पर सहयोग दिया यह खोजने के लिए आप चिराग लेकर भी जाएं जो कुछ मिलने वाला नहीं है। अंत में मैंने उस किताब को अलग रख दिया और कुछ साल बीत जाने के बाद दूसरी छोटी सी किताब लिखी। उस किताब में मैंने ब्राह्मणों की चालाकी कसब के संबंध में लिखा था और मैंने स्वयं के पैसों से ही उस किताब को छपवाकर प्रसिद्ध किया था। उस समय पूना के मेरे एक मित्र ने बड़े आग्रह के साथ उस किताब की कुछ प्रतियां सभी शिक्षा विभाग के सभी मुख्य अधिकारियों को खरीदना चाहिए, इसलिए उसने मेरी ओर से उन सभी अधिकारियों को एक एक सूचना पत्र भिजवाया। लेकिन उनमें से किसी एक भी अधिकारी ने ब्राह्मण पंडितों की डरे की वजह से एक भी किताब खरीदकर अपने नाम को किसी भी प्रकार दोषारोप नहीं लगने दिया। तात, सच तो यह है कि आपको अपने लिए सभी लोगों के आगे आगे करने की आदत है नहीं, इसलिए आपकी किताबें बिकती नहीं। अरे मेरे बाप, अच्छे काम को सफल बनाने के लिए बुरे इलाज नहीं खोजने चाहिए, वरना उस काम के अच्छेपन को ही धब्बा लग जाता है। उन्होंने मेरी एक किताब नहीं खरीदी, इसलिए क्या उससे मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, लेकिन अब इसके बाद मैं उस तरह के घटिया लोगों के सामने किसी भी प्रकार की अर्जी करना पसंद नहीं करूंगा। मैं उनका निषेध करूंगा। मैंने पढ़ा है कि किस तरह से हमें अपने उत्पन्नकर्ता पिता पर निर्भर रहना चाहिए, इसलिए मैं उसका 3 बार धन्यवाद करता हूं। तात, बाद में आपने जब ब्राह्मण आदि जाति की लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी, उस समय सरकार ने मेहरबान होकर आपको बड़े सत्कार के साथ एक शॉल भेंट की थी। बाद में उसी तरह आपने अन्य अछूतों के लिए स्कूल की स्थापना करके उसके लिए कई ब्राह्मणों की सहायता ली थी और उन सभी स्कूलों में बड़े जोर शोर के साथ पढ़ाई लिखाई शुरू कर ली थी। लेकिन बाद में बीच में ही वह काम अचानक एक ओर रखकर दूर हट गए। बाद में कुछ साल बीत जाने के बाद आपने सभी यूरोपियन लोगों के घर में आना जाना भी एक तरह से बंद जैसा ही कर दिया था। इसकी वजह क्या हो सकती है? ब्राह्मण आदि जाति की लड़कियों के लिए स्कूल शुरू कर देने की वजह से सरकार को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुझे एक शॉल भेंट कर दी। यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन मुझे जब अछूतों के लड़के लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करने की आवश्यकता महसूस हुई, तब मैंने उस काम के लिए कई ब्राह्मणों को सदस्य बनाया और वे सभी स्कूल ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिए। जब मैंने अछूतों के लड़के लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए, उस समय सभी यूरोपियन गृहस्थों ने मुझे बहुत बड़ी मात्रा में अर्थ सहायता की। उन उदार गृहस्थों ने रेवेन्यू कमिश्नर रिवहज साहब ने जो अर्थ सहायता की उसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उन उदार गृहस्थों ने मुझे सिर्फ अर्थ की सहायता ही की है ऐसी भी बात नहीं, बल्कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण धंधा संभालते हुए भी उन अछूतों के स्कूल में बार बार आकर इस बारे में बार बार पूछताछ करते थे कि उन छात्रों ने पढ़ाई लिखाई में कितनी तरक्की की है। उसी प्रकार छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इसलिए वे लोग बड़ी कोशिश करते थे। इसलिए उनके उपकार अछूतों के छात्रों की रग रग में समाये हुए हैं। उनके इन उपकारों से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपने चमड़े की जूतियां बनाकर उनके पाँव में पहनाई, तब भी वे उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो सकते। उसी प्रकार अन्य कुछ यूरोपियन गृहस्थों ने मुझे इस काम के लिए काफी सहायता की है, इसलिए मैं उनका आभारी हूं। उस काम में भी मुझे ब्राह्मण सदस्यों को लेने की जरूरत महसूस हुई।
उसके अंदर की बात किसी समय मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन बाद में जब मैंने उन स्कूलों में ब्राह्मणों के पूर्वजों के बनावटी धर्मशास्त्रों में लिखी गई धूर्ततापूर्ण बातों के संबंध में जब उन छात्रों को पढ़ाना समझाना शुरू कर दिया, तब उन ब्राह्मणों में और मेरे में अंदर ही अंदर बोलचाल में बेबनाव बढ़ता गया। उनके कहने का रुख इस तरह दिखाई दिया कि उन अछूतों के बच्चों को बिल्कुल ही पढ़ना लिखना सीखना नहीं चाहिए, लेकिन उनको पढ़ना आ लिखना सीखना ही जरूरी है। तब उनको केवल अक्षरों का ज्ञान हो, बस इतना ही पढ़ना आ लिखना सीखना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा कहना यह था कि उन अछूत बच्चों को अच्छे दर्जे का पढ़ना आ लिखना सिखाकर उनमें इतनी क्षमता पैदा करें कि वे अपना हितहित स्वयं जान सकें। अब उनका यह कहने में कि अछूतों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए, क्या स्वार्थ हो सकता है? उनके मन की बात को निश्चित रूप से समझ लेना आसान नहीं है, लेकिन यह हो सकता है कि ये लोग पढ़ लिख कर बुद्धिमान बनेंगे, ऐसा उनको लगता होगा। और यह भी लगता होगा कि हमारी तरह ही इनको भी पढ़ने लिखने का मौका मिला, सही ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको सच और झूठ में फर्क समझ में आया, तब से लोग हमारा निषेध करेंगे। और सरकार के वफादार अनुयायी बनकर हमारे पूर्वजों ने उन पर जो जुल्म किए, जो ज्यादतियां की है, उस इतिहास के पन्ने पढ़कर अपना पूरी तरह से निषेध करेंगे। यही उनकी भावना हो सकती है। इस तरह जब उनके और मेरे विचारों में फर्क पड़ने लगा, तब मैंने उन ब्राह्मण पंडितों के नकली स्वार्थी स्वरूप को पहचान लिया और उन दोनों संस्थाओं से एक ओर हट गया। अब उसके लिए कुछ साल बीत गए। इसी दरमियान ब्राह्मण पांडे, मंगल पांडे 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। उसी समय से सभी यूरोपियन सभ्य लोग मेरे साथ पहले की तरह खुलकर बातचीत नहीं करते, बल्कि वे मुझे देखते ही अपने चेहरे पर मायूसी लाने लगे। तब से मैंने भी एक तरह से उनके घर पर आना जाना एकदम बंद कर दिया है। तात, ब्राह्मण पांडे की बदमस्ती की वजह से उन यूरोपियन लोगों ने हम जैसे निरपराधियों को नजरअंदाज किया है और वे लोग हमको देखते ही अपने चेहरे पर मायूसी लाने लगे हैं। यह उनकी उदारवादी दृष्टि को और उनकी बुद्धिमानी को शोभा नहीं दे रहा है। उसी प्रकार ब्राह्मणों की विधवा नारियों को गर्भपात आदि जघन्य अपराधी कृत्य नहीं करना चाहिए। उन ब्राह्मण विधवा गर्भधारिणी नारियों को गुप्त रूप से प्रसूत होना चाहिए। इसी के लिए हमने अपने घर में ही इसकी पूरी व्यवस्था की है और उस काम के लिए हमने अपनी सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मांगी। उसी प्रकार उस काम में नाम मात्र के लिए भी ब्राह्मण सदस्यों से कुछ न लेते हुए यह कार्य हमने अपने स्वयं के खर्चे से चलाया है। अपनी सरकार के बारे में कहा जा सकता है कि जिधर दम उधर हम इस प्रकार की है। क्योंकि अछूतों को छूने का अधिकार नहीं होने की वजह से स्वाभाविक रूप से ही उनको सभी प्रकार के काम धंधे करने के दरवाजे बंद हो गए हैं और उसी की वजह से उन पर अपने पेट की आग को बुझाने के लिए चोरी डकैती आदि अवैध कामों को करने की नौबत आती है। लेकिन उन्होंने चोरी डकैती आदि अवैध काम नहीं करने चाहिए, इसलिए हमारी सरकार ने उनको नजदीक के पुलिस थाने में जाकर हाजिरी लगाने का दस्तूर शुरू किया है। यह बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन ब्राह्मणों की अनाथ निराधार विधवा स्त्रियों को दूसरा विवाह करने की मनाही होने की वजह से उन ब्राह्मण विधवा स्त्रियों को व्यभिचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका परिणाम कभी कभी यह भी होता है कि उनको गर्भपात और भ्रूण हत्या, बाल हत्या भी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन तमाम बातों को हमारी न्यायी सरकार अपनी खुली आंखों से देखती रहती है, फिर भी मातंग रामोशियों की तरह उन पर निगरानी नहीं रख रही है। यह कितना बड़ा आश्चर्य है! क्या यह अन्याय नहीं है? हमारी सरकार को गर्भपात और भ्रूण हत्या करने वाली ब्राह्मण विधवा स्त्रियों की अपेक्षा चोरी डकैती करने वाले मातंग महार लोग ज्यादा दोषी दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मणों की काम कम और बकवास ज्यादा रहती है। अरे, जो लोग समझदार होकर अपनी छोटी नासमझ बहन बेटियों की हजामत करने वाले हज्जाम के हाथ को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा नहीं सकते, तब वैसे बुजदिल लोगों को ऐसे काम में सदस्य बना करके क्या लाभ होगा? तात, कोई बात नहीं। लेकिन आपने पहले कहा था कि सभी सरकारी शिक्षा विभागों में जो कुछ अव्यवस्था फैली हुई है
उसका क्या मतलब है? इन सरकारी शिक्षा विभागों में जो हर तरह की अव्यवस्था है, उसके बारे में यदि लिखा जाए तो उसकी एक स्वतंत्र किताब ही हो जाएगी। इसी डर की वजह से उसमें से एक दो बातें यहां उदाहरण स्वरूप ले रहा हूं। पहली बात यह है कि सरकारी विभागों में शूद्र और अछूतों के बच्चों के स्कूलों के लिए शिक्षक तैयार करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको इस काम में पूरी अनास्था है। तात, लेकिन ऐसे कैसे कहा जा सकता है? सरकार ने सभी जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक, पंडित, प्रशिक्षित करने के लिए एक स्वतंत्र प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया है। सरकार के मन में कोई भेदभाव की भावना नहीं दिखाई देती। यदि तुम ऐसा कहते हो तब यह बताइए कि आज तक उन प्रशिक्षित शिक्षकों, पंडितों ने अछूतों के कितने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है? अब तुम नीचे क्यों देख रहे हो? इसका मुझे जवाब दो। तात, सभी ब्राह्मण पंडित लोग ऐसा कहते हैं कि अछूत के बच्चों को स्कूल में दाखिल करते ही हिंदुस्तान में बड़ी अव्यवस्था पैदा होगी, बड़ा असंतोष पैदा होगा। इसलिए सरकार घबराती है। अरे, लेकिन सरकार अपनी फौज में सभी जाति के लोगों को भर्ती करती है। फिर हिंदुस्तान के लोग क्यों अव्यवस्था पैदा नहीं कर रहे हैं? यह सब सरकार की लापरवाही है, क्योंकि सभी जाति के लोगों को फौज में भर्ती करते समय सरकार उस काम को स्वयं कर लेती है और शिक्षक, पंडित, प्रशिक्षित करने का काम फालतू किसी हरामी गोबर गणेश को सौंप देती है और उसको इस काम की कुछ भी जानकारी नहीं होती। यदि उसको इस काम की कुछ जानकारी होती, तब उसने सबसे पहले अछूतों के बच्चों को शिक्षक के रूप में तैयार, प्रशिक्षित करने के काम में किसी भी प्रकार से आनाकानी न की होती। उसी प्रकार उन स्कूलों में केवल ब्राह्मणों के बच्चों की ही इतनी फालतू भर्ती न की होती। तात, फिर सरकार ने इसके मुकाबले क्या करना चाहिए? इसका एक ही पर्याय है कि सरकार ने मेहरबान होकर इस काम को सभी यूरोपियन कलेक्टरों के हाथ में सौंप देना चाहिए। तब ही यह शिक्षा के प्रचार का कार्य सफल होगा, वरना नहीं। क्योंकि इन्हीं लोगों का शूद्र और अछूतों से निकट का संबंध होने की वजह से उन्हें ब्राह्मण कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें हर गांव खेड़े में एक एक बार जाकर वहां यह समझाना चाहिए कि कुलकर्णियों की बिना मदद से गांव के सभी बुजुर्ग बाल बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के क्या क्या लाभ होते हैं। उनके इस तरह से समझाने से गांव खेड़े के लोग अपने सभी होशियार बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए बहुत ही खुशी से कलेक्टर साहब के हवाले कर देंगे। क्योंकि जिस तरह यूरोपियन कलेक्टरों के कहने से शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम सफल होगा, उस तरह ऐसे नासमझ ब्राह्मण पंडित कर्मचारियों से न सफल हुआ और न ही होगा, यही हमारी शंका है। इस संबंध में एक कहावत है कि जेनो काम तेनो थाए बिजा करे तो गोता खाए। इससे अब तुम ही सोच लो कि शूद्र और अछूत जाति के पढ़े लिखे लोगों की आज कितनी गरज है। क्योंकि जब उस जाति के पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख कर तैयार होंगे, तब उनको अपने अपने जाति का अभिमान होगा और वे लोग अपने अपने जाति के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। वे लोग अपनी अपनी जाति के बच्चों को हाथ में डंडा लेकर जानवरों को हाँकते हुए उनके पीछे पीछे जाने से पहले शिक्षा के प्रति उनके मन में इतना प्रेम पैदा करेंगे कि जब वे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वे अपने में से एक बच्चे को बारी बारी से खेत पर जानवरों को संभालने के लिए रखेंगे और शेष सभी लड़कों को गांव के मैदान पर गिल्ली डंडा खेलने से रोकेंगे। उनको गांव में लाकर अपने अध्यापक के पास बैठकर पढ़ना लिखना सीखने के लिए सिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसे प्रगत युग में और दुनिया में सबसे प्रगत राष्ट्र अमेरिका के लोगों में आधे से ज्यादा लोगों ने अपने ही वर्ण के अपने देश बंधुओं के विरोध में 3 साल तक लगातार जंग करने के बाद ही अपने हाथ के गुलामों को छोड़ दिया था। तब ऐसे मूर्ख ब्राह्मण स्कूलों में शूद्रादि अछूतों को सही ज्ञान पढ़ाकर उनको अपनी गुलामी से मुक्त होने की प्रेरणा कैसे दे सकेंगे? अरे, जिस एक ब्राह्मण प्रोफेसर की तनख्वाह में 6 शूद्र या 9 अछूत प्रोफेसर कम तनख्वाह में प्राप्त होने की पूरी संभावना होने पर भी अपनी सरकार इस काम के लिए ब्राह्मणों के पीछे लगी हुई है और अपने अज्ञानी भाइयों की कमाई का रुपया पैसा इस तरह बेहिसाब खर्च कर रही है।
इसलिए यदि हमने अपनी सरकार को भरी नींद से जगाया नहीं, तब तो इस अनर्थ का दोष अपने माथे पर लगेगा। इसी प्रकार चौधरियों के हवेलियों के रसोई घरों में अछूतों के कितने बच्चे काम करते हैं, इसके संबंध में जरा कुछ बताइए। तात, जहां शूद्रों के बच्चों को ही कोई देखने संभालने वाला नहीं है, वहीं अछूतों के बच्चों की बात ही दरकिनार। आखिर ऐसा क्यों? तुम ही सकते हैं कि सरकार भेदभाव नहीं करती, फिर यह जो कुछ हो रहा है इसकी वजह क्या है? इसका कारण वहां सभी ब्राह्मण कर्मचारी होने से ही ऐसा होता है। यह बात आपने मुझे एक दिन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई थी। वह बात यह थी कि जो ब्राह्मण व्यक्ति पहले जब आपके पास नौकरी के लिए था, तब वह 2 बार अछूतों के स्कूल में आकर किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं मानता था और स्कूल के सभी छात्रों को अच्छी तरह पढ़ना लिखना सिखाता था। लेकिन वही ब्राह्मण जब रसोइया बना, तब वह इतना छुआछूत मानता था कि वह एक गरीब सुनार को चौराहे पर खींचकर लाया था, क्योंकि उस सुनार ने गर्मी के दिनों में उस स्कूल के टंकी को स्पर्श किया था और उस टंकी से पानी निकालकर पिया था और उसने अपनी प्यास बुझाई थी। अरे, जिन महामूर्ख ब्राह्मणों द्वारा रचे गए गीतों को सभी नए समाजों में गाया जाता है, फिर भी उन्होंने अपने मतलबी धर्म के अनुसार पत्थरों के भगवानों को पूजना छोड़ा नहीं है। और वही ब्राह्मण अपने घर की टंकी को शूद्रों ने नहीं छूना चाहिए, इसलिए उस टंकी को अच्छी तरह से ढक कर अंत में काशी को जाकर वहीं स्थायी होने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे निष्पक्ष म्यूनिसिपालिटी में ब्राह्मण सदस्यों की सदस्य संख्या सबसे ज्यादा होने की वजह से उन्होंने उस टंकी के इर्द गिर्द के घेरे को वैसे ही कायम रखा। लेकिन उन्होंने बिना सोच विचार किए ही शुक्रवारी के दर्जी की टंकी के घेरे को एकदम गिरा दिया। लेकिन वहां के कई ब्राह्मणों ने सिर्फ अपने उपयोग के लिए उस टंकी के ऊपरी भाग में और उससे लगकर एक छोटी सी चौड़ टंकी बांध दी थी और उसका पानी अपने स्नान के लिए, अपने पापों को धोने के लिए मनमानी खर्च करते हैं। ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर इस तरह की पाखंडी हरकतें न करें, तब उस जाति की कीमत ही क्या है। संदर्भ: गर्दन हिलाने वाले नंदी बैल की तरह। पूना शहर की एक बस्ती का नाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप हमारे अपने चैनल साइंस द रियल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।